हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास भी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस हो या आपका दिल्ली पुलिस हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, अगर आपका कोई भी वनडे एग्जाम है और आप चाहते हैं कि आपका इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए उसको आप आसानी से हल कर पाए, तो आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से जुड़ना है, जिसको हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रहे हैं। इस सीरीज को कवर करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको नोट्स भी बनाना है और नोट्स आपके लिए बाद में रामबाण साबित होंगे। और नोट्स बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्जाम से पहले अपना बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पाएं। तो दोस्त, जिन प्यारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो बच्चे नए हैं उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिकंदर के बारे में पढ़ाया था। सिकंदर कैसे कैसे भारत आया, क्या क्या स्थितियां रही थी, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से मैप के माध्यम से उसमें समझाया है, जिससे आप भूल ना पाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चे मौर्य साम्राज्य को। तो देखिए बच्चे, जो मौर्य साम्राज्य है, अगर मैं बात करूं इसके समय सीमा की, देखिए जो मौर्य साम्राज्य है ये 322 बीसी से लगाकर 185 बीसी तक रहा है। यानी कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है, किसका? मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य के जो महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं और उनके जो प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य जी रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, सब कुछ आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जी है। और इनकी जो राजधानी है वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाया। और इनके जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? आचार्य चाणक्य जी है। क्योंकि आचार्य चाणक्य जी जो भी कमांड चंद्रगुप्त मौर्य को देते थे तो निसंदेह ये उसको मान लेते थे, इनकी बातों पर अमल करते थे। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु से, जो है चाणक्य जी। चाणक्य जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके अन्य नाम क्या क्या है। देखिए, इनको कहा गया है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किसका अन्य नाम है? आचार्य चाणक्य जी का है। और इन्हीं को कहा गया है कौटिल्य। ठीक है। कौटिल्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी बहुत कुटिल बुद्धि थी। चाहे आपका युद्ध नीति हो, चाहे आपका राजनीति हो या आपका शासन प्रशासन हो, सब कुछ बातों की इनको बहुत अच्छे से नॉलेज थी कि किस हथियार को किस टाइम पर प्रयोग करना है, सब कुछ जानकारी इन्हें थी, इसलिए इनको कौटिल्य कहा गया। और भारत का मेकियावली, क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत का मेकियावली किसको कहा गया है? आचार्य चाणक्य जी को कहा है। अब आप ये बात समझिए कि इनको भारत का मेकियावली क्यों कहा गया। देखिए, एक लेखक हुए हैं मेकियावली। कौन हुए हैं? मेकियावेली। ध्यान से समझिए, मैं क्या बात रिलेट कर रहा हूं, आप वो समझिए। देखिए, एक लेखक हुए हैं मेकियावेली, जो कौन है? एक ईरानी लेखक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जो पुस्तक है आपकी द प्रिंस। ठीक है। द प्रिंस इन्होंने पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है? इस पुस्तक में इन्होंने स्टेट की परिभाषा को बताया है, यानी कि राज्य की परिभाषा को इसमें बताया है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ इन्होंने इस पुस्तक में बताया है, द प्रिंस में। ठीक है। और जो हमारे आचार्य चाणक्य जी हुए हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र। ठीक है। जो संबंधित थी राजनीति से, यानी कि राज्य की नीतियों से संबंधित थी। ये भी पुस्तक राज्य की नीतियों से संबंधित थी। ठीक है। तो रिलेट क्या करना है? रिलेट ये करना है कि जो मेकियावेली है, इन्होंने भी बताया है अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य के बारे में कि राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा एक राजा का व्यवहार एक प्रजा के प्रति होना चाहिए, जिससे कि राज्य का उद्धार हो पाए। ठीक है। ऐसे ही सेम बातें आपका चाणक्य जी ने बताई है अर्थशास्त्र पुस्तक में। ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया? इसलिए इनको भारत का मेकियावेली कहा गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको कमेंट में एक बात जरूर बतानी है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। इस बात को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
देखिए, अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासनकाल की, यानी कि कब से कब तक गद्दी पर रहे। देखिए, 322 ईसा पूर्व से लगाकर 298 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर रहे, इन्होंने शासन किया। ठीक है। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जी की पत्नी की, इनकी जो वाइफ थी वो कौन थी? दुर्धरा थी। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य जी के अन्य नामों से, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को और किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता। ठीक है। भारत का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है ये समझिए, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, जो इनके गुरु कौन आचार्य चाणक्य जी है, इन्होंने एक सपना देखा था आपका अविभाजित भारत का, यानी कि जो हमारा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, जो हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और जो हमारा बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ये चाहते थे कि ये जो हमारा एरिया है ये कभी टूटे ना और ये हमेशा संयुक्त रूप से रहे। इन्होंने सपना देखा था एक अखंड भारत का। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारा अलग हो गया था 1947 में। ठीक है। और जो बांग्लादेश है वो हो गया था 1971 में भारत से अलग। ठीक है। लेकिन इन्होंने जो सपना देखा था वो देखा था अखंड भारत का। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मैंने आपको बताया है कि ये जो इनके गुरु थे आचार्य चाणक्य जी, जो ये कमांड देते थे ये इसको मान लेते थे। तो उनमें से भी एक कमांड थी कि अविभाजित भारत। ठीक है। जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी है ये भी काफी हद तक जो भारत है, भारत को संयुक्त रूप से करने में सफल रहे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे भारत जो है बहुत सी रियासतों, बहुत से साम्राज्यों में बटा हुआ था। तो इन्होंने भारत को एक इकट्ठा करने का कार्य किया, इसलिए इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है एंड्रोकोट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, तो ध्यान से देखिए। एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और किसने कहा है? ये हुए हैं एक महान इतिहासकार एपियन और एक प्लूटार्क। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। और सैंड्रोकोट्स किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है, क्योंकि जस्टिन भी एक महान इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स नाम से पुकारा है। देखिए, अब आगे क्या होता है, आगे जैसे जैसे समय बीतता है आगे होता है 305 बीसी में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। अब आप ये बात समझिए कि युद्ध क्यों हुआ सेल्यूकस निकेटर से। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। सेल्यूकस निकेटर था हमारा, कौन था ये था सिकंदर का थल सेनापति। ठीक है। और जब सिकंदर भारत से वापस गया था अपने देश यूनान, तो ये सीरिया वाला जो क्षेत्र है, जो सीरिया वाला क्षेत्र है, ये सीरिया यहाँ पड़ता है, सीरिया वाले क्षेत्र को देकर चला गया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर के हाथ में कमांड दी कि लो भैया आप संभालो, हम तो चले यूनान। ठीक है। और आगे क्या होता है, आगे जो सेल्यूकस निकेटर है इसने सोचा कि ये जो भारत है तू भी भारत पर अटैक कर दे और भारत पर राज कर ले, जैसे सिकंदर ने किया था। ठीक है, तू भी कर ले जाके। तो क्या होता है, यहाँ पर बैठा है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहता है कि पुष्पा समझ गए, फ्लावर समझे हो क्या, फायर है हमें फायर। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही सेल्यूकस निकेटर भारत को जीतने के लिए एंट्री करता है भारत में, यहाँ पर बैठा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इससे भिड़ जाता है। तो क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर को लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये युद्ध हुआ है इसमें क्या हुआ है, युद्ध को कौन हार जाता है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर बहुत बुरी तरह हारता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इस युद्ध को हारने के बाद क्या होता है, निकेटर को अपनी बेटी कार्लेनिया, यानी कि जिसका नाम है हेलना। ठीक है। हेलना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक है। ये क्या होता है कि चलिए भाई अब तो हम हार चुके हैं। ठीक। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने पूछा था अपने गुरु से, अपने गुरु यानी कि चाणक्य जी से पूछा है कि गुरुजी युद्ध में तो ये हार चुके हैं, अभी हमें रिश्तेदार बनाना चाह रहे हैं, कर लो शादी। और लड़की का नाम क्या है? हेलना है। भूरी है जी, कतई भूरी है एकदम। तो विष्णुगुप्त ने कहा कि ठीक है भाई शादी तो कर लो, लेकिन शर्त एक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि बताइए शर्त क्या है? तो शर्त यह है कि जो आगे आने वाला शासक होगा, जो गद्दी पर बैठेगा, वो दुर्धरा का पुत्र बैठेगा, ना कि हेलना का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी बात स्वीकार है। तो इन्होंने अपने गुरु की बात स्वीकार कर ली और हेलना
या कार्लेनिया से शादी कर ली, ठीक है। और जो ये शादी हुई इसी को कहा गया पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर हमारे देश का नहीं था, इसीलिए इसको कहा गया भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह। किस किस का हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना से हुआ, ठीक है। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या हुआ? थोड़ा दहेज भी मिला, ठीक है। दहेज में क्या क्या मिला? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से क्षेत्र दहेज में मिले थे या नहीं मिले हैं। तो काबुल मिला है, कांधार मिला है, मकरान मिला है और हेरात मिला है। जो ये हमारा, आप समझिए मैप में इनकी स्थिति कहाँ पर थी उस टाइम पे। देखिए मैंने आपको बताया है सीरिया, देखिए ये भारत है, यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, भारत के मैप पर मत जाइए, ये जो आपका क्षेत्र है, या मैं कह दूं ये वाला क्षेत्र सीरिया वाला क्षेत्र, ठीक है। ये जो सीरिया वाला क्षेत्र है ये मिला है किसको? दहेज में काबुल, कांधार, मकरान और हेरात के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये तो मिला ही मिला, और साथ में क्या मिला? और साथ में एक मेगास्थनीज दूत भी मिला, ठीक है। ये जो मेगास्थनीज दूत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ठीक है। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसको भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। और ये जो मेगास्थनीज है इसने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक है? इंडिका। देखिए इंडिका जो पुस्तक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। वैसे बेसिक क्वेश्चन है, सभी को इसका पता होता है, तो आपको भी आज के बाद पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। तो जो इंडिका पुस्तक है ये लिखी है मेगास्थनीज ने। और इस पुस्तक में क्या बताया है? इस पुस्तक में जो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में इस पुस्तक में किसने बताया है? मेगास्थनीज ने बताया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है? इंडिका पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भूलना नहीं है। देखिए आगे जो बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख की। देखिए जूनागढ़ अभिलेख क्यों इंपोर्टेंट है वो देखिए, ठीक है। जूनागढ़ जो अभिलेख है, वैसे मैं आपको जितने भी सभी अभिलेख है वो जब हम महान सम्राट अशोक जी के बारे में पढ़ रहे होंगे वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप देखिए जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। ये क्या है? ये संस्कृत में जारी सबसे पहला अभिलेख है, ठीक है। इसको रुद्रदामन ने जारी कराया था। आगे रुद्रदामन आएगा, मैं आपको इनके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें क्या मिलता है? इसमें सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील के बारे में किस अभिलेख में पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है और इसको रुद्रदामन ने जारी कराया था। और जो ये सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल किसने कराया है? पुष्यगुप्त ने कराया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है, इसलिए हमें ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है पढ़ना पड़ा। किसके लिए? सुदर्शन झील के लिए, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था, ठीक है। और जो ये जूनागढ़ अभिलेख है इसमें सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जिसको रुद्रदामन ने जारी कराया था, ठीक है। इतनी बातें आपको हमेशा अपने दिमाग में छाप के जानी है, हमेशा भूलना नहीं है, ठीक है। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि ये जैन धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली? ये ली थी भद्रबाहु से। आगे क्या होता है? आगे जो चंद्रगुप्त मौर्य जी है इनके समय में एक भयंकर अकाल पड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा तराही मची, पशु पक्षी मानव सब भूख के कारण मरने लगे, यानी कि इतना तगड़ा अकाल पड़ा, वो भी 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है इनके समय पर 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा, ठीक है। तो इससे तंग होकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार के हाथों में सौंप दिया, ठीक है। इन्होंने माना कि जितनी भी ये अकाल पड़ रहा है इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ,
तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस राजपाट को त्याग कर आपका चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को सारा राजपाट त्याग दिया और अपने आप श्रवण बेलगोला चले गए। और श्रवण बेलगोला कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर ये गए चंद्रगिरी की पहाड़ियों में। चंद्रगिरी की पहाड़ियों में जाकर संलेखना विधि से, ठीक है, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए 298 बीसी में। यानी कि संलेखना विधि क्या होती है, अब आप ये समझिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संलेखना किस धर्म से संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित हो जाएगी, ये जैन धर्म से, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और संलेखना व्रत का मतलब क्या होता है, भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागना। भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागना, ये क्या होता है, ये होता है हमारा संलेखना व्रत का मतलब। ठीक है, यानी कि इनके समय पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया है 12 वर्षों तक अकाल पड़ा और इस अकाल से तंग होकर इन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को सारा राजपाट दे दिया और अपने आप श्रवण बेलगोला कर्नाटक चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर चले गए और वहां पर 298 बीसी में संलेखना व्रत से भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, अब मृत्यु हो चुकी है चंद्रगुप्त मौर्य जी की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी से आगे इनका पुत्र आता है बिंदुसार। ठीक है, मैंने भी आपको बताया है इन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर बिंदुसार को चले गए थे। ठीक है, और जो बातें विष्णुगुप्त या चाणक्य जी ने कही थी कि जो शासक अगला बनेगा वो कौन बनेगा, दुर्धरा का पुत्र बनेगा, इसी बात पर अमल करते हुए इसने क्या किया, इसने बिंदुसार को क्या कर दिया, राजा बना दिया। ठीक है, जो बिंदुसार है 298 बीसी से लगाकर 273 बीसी तक गद्दी पर रहता है। ठीक है, और जो ये बिंदुसार है, बिंदुसार कौन है, मैंने आपको बताया है ये दुर्धरा का पुत्र था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार के अन्य नाम, देखिए अन्य नाम कौन कौन से हैं, अमित्रघात किसको कहा जाता है, बिंदुसार को, वारिसार कहा जाता है, भद्रसार कहा जाता है, और सिंहसेन के उपनाम से किसको जाना जाता है, बिंदुसार को जाना जाता है। अब जो ये बिंदुसार है, बिंदुसार के दरबार में क्या होता है, बिंदुसार के दरबार में कुछ व्यक्ति आए, कुछ बाहर से दार्शनिक आए, जिनमें से सबसे पहले जो व्यक्ति है वह है फिलाडेल्फस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलाडेल्फस किसके दरबार में आए थे, तो ये किसके दरबार में आए थे, ये बिंदुसार के दरबार में आए थे, जिसको भेजा था टोलमी सेकंड ने। ठीक है, टोलमी सेकंड ने फिलाडेल्फस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, जो कौन थे, मिस्र के एक दार्शनिक थे। ठीक है, और दूसरे जो दार्शनिक आए हैं वो आए हैं डायमेकस। ठीक है, डायमेकस कहाँ से आए हैं, ये आए हैं सीरिया वाले क्षेत्र से। और किसने भेजा है इनको, इनको एंटीओकस ने भेजा है, जो उस समय सीरिया के शासक थे या सीरिया के राजा थे। इनको भेजा था इन्होंने किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने, फिलाडेल्फस ने, सॉरी डायमेकस को भेजा था, किसने, एंटीओकस ने। ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये बातें हो जाती है। और जो ये डायमेकस है, इसे याद रखना, ये अपने साथ क्या क्या लेकर आया था, ये अपने साथ सूखी अंजीर अपने साथ लेकर आया था, और मदिरा लेकर आया था, और मदिरा और कुछ दार्शनिक भी ये अपने साथ लेकर आया था। अपने साथ तो ये कुछ चीजें लेकर आया था। ठीक है, आपको याद रखना है डायमेकस को किसने भेजा है, एंटीओकस ने भेजा है। कहाँ से, सीरिया से। और क्या क्या लेकर आया है, सूखी अंजीर लेकर आया है अपने साथ, और थोड़ी मदिरा और कुछ दार्शनिक भी अपने साथ लेकर आया है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे जो ये समय बीतता गया, आगे होता है, इसके समय पर तक्षशिला में अशांति थी। किसके समय पर, बिंदुसार के समय पर। ठीक है, बिंदुसार के समय पर तक्षशिला वाले क्षेत्र में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा। ठीक है, किसको भेजा, सुसीम को भेजा कि बेटा जा, तक्षशिला में हो गया है विद्रोह, उसको जाके दबा दे। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदुसार के पुत्रों के बारे में। देखिए जो बिंदुसार है, बिंदुसार के 2 पुत्र हुए हैं। बिंदुसार के 2 पुत्र कौन कौन से हैं, एक आपका सुसीम है जो इसका बड़ा बेटा है, जिसको इसने भेजा है तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए, क्योंकि तक्षशिला का गवर्नर उस टाइम पे यही था, कौन, सुसीम था, इसलिए इसको भेजा था इस वहां का विद्रोह दबाने के लिए। और दूसरा इसका छोटा बेटा कौन था, छोटा बेटा था इसका अशोक, महान सम्राट अशोक, जिनके बारे में हम कल को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके जो मैंने आपको बताया छोटे बेटे कौन थे, महान अशोक थे, जो अवंती के गवर्नर थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
बिंदुसार के समय अशोक कहाँ के गवर्नर थे? ये थे आपका अवंती के गवर्नर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बिंदुसार के दो पुत्र, एक आपका सुसीम, एक आपका अशोक। सुसीम बड़ा बेटा है और अशोक छोटा बेटा है, जो अवंती का गवर्नर है, और सुसीम तक्षशिला का गवर्नर है, जिसको विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा है, ठीक है। लेकिन बिंदुसार क्या चाहता है? देखिए, बिंदुसार जो था, बिंदुसार चाहता था कि उसका बड़ा बेटा सुसीम शासक बने। लेकिन क्या होता है, अशोक ने राधा गुप्त की सहायता से सुसीम की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अशोक बहुत चालाक था, इसने सुसीम की हत्या कर दी राधा गुप्त की सहायता से। और राधा गुप्त कौन था? ये था आपका चाणक्य का पोता। कौन था ये? चाणक्य का पोता था, जिसकी सहायता से अशोक ने किसकी हत्या करी? अपने भाई सुसीम की हत्या करी और गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। ये बात जो है हमारी यहाँ तक समाप्त होती है। आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो महान शासक अशोक के बारे में पढ़ रहे होंगे अगली वीडियो में। अशोक ने क्या क्या कार्य किए, उनके स्तंभ लेख कौन से हैं, सब कुछ उसके बारे में हम कल को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त, आपको वीडियो के एंड में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आप नोट्स बना भी रहे हो या नहीं, ये भी बात आपको नीचे बतानी है कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्त, मिलते हैं कल की वीडियो में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो वाली भी। तो दोस्त,